Shall I start, ma'am? Okay. Hello, everyone. Good afternoon. कहाँ गए सारे? Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. I'll be taking your biology class today. आपका जो revision lecture है, that is from chapter number 6, life processes. Okay. So let us make it interactive because आप already इसको पढ़ भी चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, right? And let us make it more इंटरैक्टिव और हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एंड वेदर इट इज 1 मार्क क्वेश्चन और अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, कहाँ पे आपको पॉलिश करना है. ओके अभी लास्ट क्लास में जो हमारे रिविजन लेक्चर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं कि हमें पता है चैप्टर के अंदर क्या है, लेकिन हमको स्कोर करना है. तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज पूरा चैप्टर डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. ओके एंड उसके अलावा आपको पर्सनली भी कोई डाउट्स रहते हैं चैप्टर के अंदर, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या फिर कोई पॉइंट ऐसी है जो दोबारा समझनी है, तो you can ask to me, okay, either in the chat box or you can raise your hand and we will make it a good discussion. Okay, so I'll just share my screen with you. Okay, is this visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so स्टार्ट करते हैं इसको. लाइफ प्रोसेसेस क्विकली हम रिवीजन भी लेंगे, साथ साथ में अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो वो पूछेंगे. छोटे जहाँ पे जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताऊंगी. उसके अलावा बीच में आपको कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है तो भी डेफिनेटली यू कैन आस्क आउट. ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेसेस. नाउ लाइफ प्रोसेस को समझने के पहले हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं जो कि हमको समझनी है. ओके व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या इवैल्यूएशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखना है. ओके सो वी हैव अ फर्स्ट क्राइटेरिया दैट मीन्स वी हैव टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. कोई पर्टिकुलर चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है वो देखना है हमें, राइट? सो उसके लिए किस चीज को हम लिविंग बोलेंगे और किसको नॉन लिविंग बोलेंगे? एनीबडी? क्या क्राइटेरिया है आपके पास जिसको आप लिविंग नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सको? सी एनी लिविंग थिंग दैट कैन मूव. कोई भी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है, मूव करती है, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग. ओके विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, कोई भी हेल्प के बगैर अगर वो मूव कर पाती है तो उसको हम बोलेंगे लिविंग. ओके सो ऑल दिस मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल इन योर बॉडी पार्ट्स. जो भी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक हैंड मूवमेंट, वी हैव tongue, while we are talking we are moving our tongue, then while you are picking up some object you are using your hand. तो इस तरीके की बहुत सारी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में पॉसिबल है. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देखते हो, स्टेशनरी दैट मीन्स नॉन लिविंग, टेबल है, चेयर है, तो वो खुद से मूव नहीं कर सकती है. ओके so we have a very essential criteria, that is we need to decide
whether something is living or non-living. Okay, so non-living thing को हम side में रख देंगे because those non-living things, they have no emotions, they have no feelings, they have no movement, they have no processes. Okay, no, they do not carry any important processes. So now our main focus is on living organisms. So those organisms, they have the property to move. They can move from either one place to another or internal movement, अंदर ही अंदर जो movement होगी, ठीक है. So with respect to the fixed origin, अगर आप move करते हो एक जगह से दूसरी जगह आप move करते हो, okay, तो that means you have traveled some distance, और आप वहीं के वहीं अगर movement करते हो, so that is an internal movement. Okay, so ये एक quick difference था between the living and the non-living. Okay, now second thing is life processes. What are these life processes? Okay, so you know life हमने अभी भी डिस्कस किया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एबिलिटी है मूव करने की, तो उसको हम लिविंग बोलेंगे. सो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव लाइफ. ओके, नाउ व्हाट आर दिस लाइफ प्रोसेसेस? क्या है, क्या डेफिनेशन बता सकते हो इसके बारे में? चलो इंटरैक्टिव रखेंगे. एनीबॉडी? कौन देगा आंसर, या फिर मैं नाम लेके बुलाऊं? यस, गो ऑन. Not audible. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Okay. So what is life process? How would you define this life process as? Okay. There are body functions which are necessary for survival. Okay, very good. So there are some functions in the body. Okay, and these functions are important for the survival of living organisms. ऐसे process जो living organisms को survive करने में helpful है. Okay, so these are the basic process in the living organisms and are necessary for maintaining their life. Okay, इसके बिना नहीं चलेगा. So these processes, there are broadly 4 important processes. There are many, but these 4 we will be discussing in this segment. ये इस chapter में हम 4 पढ़ने वाले हैं. So one is nutrition, then respiration, transportation and excretion. Okay, so detail में already हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या ये process है and how they are connected. See, all these life processes, they are connected to each other. Okay, so किस तरह से इनका relation है, that we have to see. So first is nutrition. Now when we say nutrition, it is simply the process of taking food by an organism and its utilization by the body. See, in order to be alive, we need food to eat, है ना. हम रोज कुछ ना कुछ खाना खाते हैं because this food, it gives us energy. Okay, so nutrition, it is very very important because it provides food to the living organism, and by taking this food, the organism carries out different life processes. ये nutrition लेने के बाद, food लेने के बाद, the food provides energy, and this energy is important to maintain the life process. Okay. Second one is respiration. Now this is connected with food. Okay. जो भी आप food खाते हो, that is in the complex form. Okay. So ये जो complex food है, it is broken down into simple absorbable units. Okay. So when the food is broken down into simple absorbable units, it produces energy. Okay. So this energy is
utilized by the cells. Okay, so that is with the help of respiration. Okay, so देखो क्या लिखा हुआ है definition में, it is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen and release energy. Okay, so energy लाने के लिए आपने food तो ले लिया, food digest हो गया, breakdown हो गया small particles में, and then in order to release energy it combines with oxygen. Okay, so that is our respiration. Then next is transportation. Now it is a process by which food, oxygen, water and waste products are carried from one part of the body to the another. Okay, so अब जो भी simple food components बचा, oxygen बचा, water बचा, and also there will be some waste products. So they need to be transported to other body parts. Okay, say for example आपको food, oxygen and water ये चाहिए आपके दूसरे body process को maintain रखने के लिए. Okay, so it will go to each and every cell. Now the cells will produce some waste products. So this waste products, it needs to go to the kidneys for their removal, for their excretion. Okay, so उस process के लिए we have transportation. Okay, so CBSE में आपको पूरा chapter ही है, and then गुजरात बोर्ड में you have only transport in animals, you don't have transport in plants. Okay, but yes, you should know the basic definition और basic meaning, basic concept आपको पता होना चाहिए कि transportation होता कैसे है. ठीक है. And the last process that we have is excretion. So excretion, it is the process by which the waste products are removed from the body. This is also very important process because otherwise क्या होगा, जितने भी waste products हैं अगर ये body के अंदर accumulate हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, so then they would be toxic to the body. Okay, they will become toxic to the body. It will create a very bad impact on the health of the individual. Okay, so that is, for that we have excretion. Okay, now next one is, one second, make it a slide show. Okay, now see, ये जो चार प्रोसेस हमने देखे, न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion, so all of them, they are interconnected with each other. Okay, that means though they are taking place independently in the body, we have tissues, we have special cells modified into tissues. Okay, multicellular organisms में ऐसा होता है कि cells जो होते हैं वो organized होते हैं tissues में, so वो अपना अपना function करते हैं, but all of these process, they are related to each other, they are connected to each other. Okay, so how it is connected? See, the maintenance process are needed to prevent damage and breakdown. Energy is needed for them. What we require is energy for all this maintenance process. जितने भी life process हैं उन सब के लिए हमको energy की ज़रूरत पड़ेगी. So ये जो energy है, it comes from the outside source जो कि हमने discuss किया, that is food. Okay, through nutrition we get this, when we eat food we get energy from that food. Okay, now what is the main source of nutrition? Okay, so it is the carbon based molecules. Okay, the food sources are carbon based, so carbon based molecules, they are the main source of food. Okay, can anybody tell me how this carbon based sources are main sources for food? Who's going to tell me? Anyone? Plants क्या करते हैं, क्या लेते हैं plants?
What do plants do? कहाँ चले गए सारे? प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, राइट. सो फोटोसिंथेसिस में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. देन आप जो फूड लेते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके. सो अल्टीमेटली जो सोर्स है मॉलिक्यूल का दैट इज कार्बन. ओके. ग्लूकोज और starch is produced by the plants. Okay. And in us this starch is converted into glucose. Okay. So these are the form of carbohydrates. तो ये जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं they are the source of nutrition. Okay. So that is why we have carbon based molecules. Okay. I will also share this PPT in the group. You can have it for reference or whatever for noting down anything that you want. Okay. So डिस्कस कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में आपको पीपीटी भी मिल जाएगा. ठीक है. सो now see, it depends upon the complexity of the carbon sources. The different organisms can use different kind of nutritional process. Okay. तो ये हम देखेंगे न्यूट्रिशन वाले सेगमेंट में कि कैसे different organism different carbon sources को utilize करते हैं. Okay. So first thing is we need energy and we are getting this energy from the food. Okay. So through nutrition we are taking the food and this food is providing us the energy. How it is providing us the energy? See, this food is broken down. Okay. Because what we are taking is the complex food. So ये complex food जो है ये हमारी body ले नहीं पाएगी. It has to be in the simple form. So simple form में होने के लिए this food is broken down. Okay. So that each and every cell is able to utilize the food. Okay. जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. सो ये कार्बोहाइड्रेट्स तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अब सेल बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा एज इट इज नहीं ले पाएगा. ओके. सो इट हैज टू बी सम सिंपल सोर्स. ओके. सो फॉर दैट सिंपल सोर्स द फूड इज ब्रोकन डाउन. ओके. So again there are series of chemical reactions that take place in the body which break down the food into simple absorbable units. Okay. Mostly these are the type of oxidizing reduction reactions. Okay. Redox reactions जिसको आप बोलते हो, या फिर oxidizing reducing. Okay. Oxidizing addition of oxygen, reducing addition of hydrogen. Okay. So all these oxidizing reduction reactions, they take place in the cell and that is how we call this process as respiration. Okay. So nutrition से हमने देखा कैसे respiration connected है. Okay. Food is broken down with the help of molecular oxygen. So we have respiration. यहाँ तक clear है सबको? Quickly in the chat box. Yes. Or any doubts? Okay, it's clear. Fine, good. Then moving on to the next slide. Now see, if there are a single cell organism, अगर आपको पता होगा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर है ना, ये भी एक आगे के आपके उसका रिवीजन ही है. So what is this unicellular and multicellular? यहाँ लिख देती हूँ मैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. से दो तरीके के सेल टाइप्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स सिंगल सेल. अब व्हेन वी से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स द बॉडी इज वेरी सिंपल. इट इज मेड अप ऑफ वन सेल
That means all the cells are similar single cells. Okay, and this single cell is capable to perform all the functions of the body. Okay, एक ही टाइप का सेल होगा और ये एक ही टाइप के सेल्स बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेंगे. बट व्हेन वी से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स and these cells may be organized into tissues. Okay, so बहुत सारे ऐसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन टिश्यूज में नहीं बदलते हैं. एंड मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टीसेल्युलर वाले जिनमें सेल्स होते हैं वो टिश्यूज में बदल जाते हैं. सो सेल आपको पता होगा, इट इज द स्ट्रक्चरल. मैम वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो चेंज हो जाता है? ओके, सी आपको ये हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए, जैसे अमीबा है तो वो सिंगल सेल रहेगा. ओके, फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा है, देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स है. सो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वर्म्स जिनको हम बोलते हैं हाइड्रा एंड वर्म्स. ये ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सेल्यूलर लेवल ही रहता है. ठीक है, दैट मीन्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स, पर वो टिश्यूज में नहीं बदलेंगे. और उसके बाद आप देखोगे तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अर्थवॉर्म है, कॉकरोचेस हैं, और जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स हैं, वहां से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, ह्यूमन बींग्स है, और जितने भी मैमल्स हैं, वो सारे मल्टीसेल्युलर रहेंगे जिसमें सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे टिश्यूज में. ओके, सो क्या डिफरेंस है सेल्स और टिश्यूज में, मैं ये भी बता देती हूँ. सेल आपको पता है स्ट्रक्चरल एंड functional unit. Okay, that means cells perform this different functions in the body. Now when cells are organized into groups, okay, they are called as tissues. Okay, cells are organized into groups to perform specific फंक्शन, उसको हम बोलेंगे टिश्यूज. ठीक है, सो मेनी सेल्स दे आर ग्रुप टुगेदर, दे फॉर्म द टिश्यूज एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, जैसे आपको ये हायरार्की पता होगी, बता देती हूं मैं आपको. सेल्स, फिर आता है आपका टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, organ system, and then you have organism. So ये जो cells हैं, cells when they are grouped together, they will perform specific function. They are called as tissues. So these tissues are found in organs. Then different organs make up the organ system. जैसे कि आप अभी विजुअलाइज कर लो, मैं यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज माय ऑर्गन सिस्टम. इसके अंदर मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, स्टमक होगा, लिवर होगा, पैनक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो दीज आर माय ऑर्गन्स. नाउ देर आर special tissues in the stomach, say for example for digestion of proteins. Okay, then I have again special tissues for digestion of proteins, fats and carbohydrates in the small intestine. For digestion of fats, I have special tissues in the liver. Okay, so इस तरीके से I will have these tissues which will perform one specific function. आया समझ में? Clear? Yes, ma'am. Okay, fine. So if we are talking about single cell organism, so इनके पास they don't have any specific organs to take up food or exchange of gas or removal of waste materials. Okay, because see, the body is very simple, the structure of body is very simple, and the entire surface of the organism is in contact with the environment. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है and it is in contact with the environment. So environment के through it will take up all the functions. It will take up its food, it will bring about exchange of gases, it will also remove its waste product,
because the body surface is connected with the environment. It is in contact with the environment. But if we are talking about multicellular organisms, अगर आप multicellular organisms की बात करते हैं, तो the body structure is bit complex and all the cells are not in direct contact with the surrounding. Okay, so this type of simple diffusion जो कि हमने बोला कि with respect to the environment, वो नहीं होगा in multicellular organisms. Okay, simple diffusion पहले तो diffusion क्या होता है वो आपको बताना चाहिए. So diffusion, it is simply the exchange of products with respect to high concentration to low concentration. Okay, exchange of materials with respect to concentration. So high to low, जहाँ पे ज्यादा concentration है और जहाँ पे कम concentration है, so high to low movement होगा. That is diffusion. Okay, so because the body structure is complex, multicellular organisms में simple diffusion will not be applicable for all the cells. Okay, so now what do we have in multicellular organisms? We have already discussed that they have specialized tissues. They have cells that are organized into tissues to perform specific function. Okay, so of course the uptake of food and oxygen is carried out by the tissues. Now the food and oxygen which are taken up at one place in the body of organisms are required by all the body parts or all the cells of the body. ये जो भी food आपने लिया, तो that goes into your alimentary canal for the breakdown. Okay, but वहां से जो भी energy मिल रहा है by the breakdown of food, that has to be carried away to each and every cell. हर एक cell को वो energy चाहिए, वो nutrition चाहिए, so that creates a need for transportation system. Okay, we need a transportation system which can carry the food and oxygen from one place to another in the body. Clear? So this chemical reactions, they will use the carbon source and oxygen for energy generation, and they also create byproducts. Byproducts means कुछ ऐसे waste materials create करेगी जो कि cells को नहीं चाहिए. So this byproducts, they are then required to be removed out from the body, and that is through excretion. Okay, so again हम अगर वही बात करें for the basic rule of the body design in multicellular organism, we again need a special tissue for excretion as well. Okay, so this is how we have seen what are the life processes and how these life processes are connected with each other. Okay, so how together, though they are functioning independently, but they are coordinated. Okay, काम अपना अपना कर रहे हैं, डाइजेस्ट न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो अपना डाइजेशन का काम कर रहा है, फिर उसके बाद में जो भी एनर्जी और फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी. ओके, ब्रेकडाउन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू रेस्पिरेशन, and then byproducts would be generated. So this byproducts would be removed for excretion. Okay, so you can see we have specialized tissue for each and every function. Okay, but still all these processes, they are coordinated. आया समझ में? Clear so far? Yes, ma'am. Yes. Okay, very good. Then let us move to nutrition. Okay, now सारे प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो हाउ डू दे कैरी आउट न्यूट्रिशन, व्हाट आर द cells or tissues required for nutrition. Okay, so all these detailing things we will be studying under nutrition.
ओके, नाउ इसमें देखो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है। एक तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, सो बीच में मैंने पेपर्स चेक करे थे आपके, टेस्ट पेपर्स जो थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फेल्ट इज की जो डेफिनेशन है दैट वाज नॉट करेक्ट। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली जब हम डेफिनेशन बोलते हैं तो इट हैज टू बी यूनिवर्सल, है ना। कोई भी डेफिनेशन होता है तो वो यूनिवर्सल होता है। दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड, इट इज सिंपल एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो try to understand the process. You can change few words here and there, but बिल्कुल मीनिंग नहीं बदल देना है। सो थरली आपको न्यूट्रिशन पता होना, थरली आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन बोला है तो आपको थरली उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, सो जितने भी प्रोसेस हैं ध्यान में रखेंगे कि हम उनके डेफिनेशन को अच्छे से याद कर रहे हैं, और अगर उनमें कोई डिफरेंसेस है, ओके, से फॉर एग्जांपल अभी हम न्यूट्रिशन में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो ये डिफरेंसेस हमको अच्छे से पता होना चाहिए। और जब भी आप डिफरेंसेस लिखते हो तो आपने डेफिनेशन बता दिया। डेफिनेशन बताने के बाद आपको एक एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको ये जो मेरा जो स्लाइड आपको विजिबल है, ये स्लाइड में भी आप देखोगे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हेनेवर अ डिफरेंस इज आस्क्ड, भले ही वो 1 मार्क का है, लेकिन आप उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे पेपर्स में ये चीज मिसिंग थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट दे रहे हो आप ध्यान रखोगे कि आप डेफिनेशन भी लिखो और आप एग्जाम्पल भी लिखो। ओके, सो मूविंग back to our topic, nutrition. Now nutrition, in simple language, it is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, repair, and damage parts of the body, and also for energy. Okay, so why we need nutrition? First of all, what is nutrition? It is the process of taking food by an organism. Okay, why we need nutrition? It is because the body needs it for growth, repair, and for energy. Clear? 3 चीजें याद रखनी है। First, what is nutrition? Nutrition is the process of taking food by an organism. Why we are taking this nutrition? To build the body for growth, repair, and for energy. Okay, then I told you already that what we take in nutrition, what we take as food is the carbon based molecules. Okay, so these raw materials are used by the living organisms as food, water, and air. Okay, second is modes of nutrition. Okay, क्या 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? What are the 2 modes of nutrition? So we have 2 main modes, autotropic and heterotropic. Auto means own. Auto means own. And hetero means dependent on another. Dependent on other. So when we say autotropic nutrition, it is the nutrition in which the organisms prepare their food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So what is happening in autotropic nutrition? The organisms are preparing their own food. किसमें से? They have got the simple inorganic substances. Okay, organic will be the carbon based. Okay, carbon based is you'll have majoritarily carbon will be the main substance. Okay, so this is inorganic, carbon dioxide and water. And other 2 things which are obligatory is sunlight and chlorophyll. सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये होगा कि ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद ही बनाएंगे। ओके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके कॉम्प्लेक्स फूड प्रिपेयर करेंगे। सो एग्जांपल्स इफ यू कैन सी, वी हैव ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द बैक्टीरियाज. These are the examples of autotropic nutrition.
Second is heterotrophic nutrition. Now, when we say heterotrophic nutrition, it is the type of nutrition in which the organisms get their food or they are dependent on plants for their food either directly or indirectly. Okay. See, who's going to explain me directly or indirectly? It says that heterotrophic nutrition is in which the organisms, they get their food directly or indirectly from plants. They are dependent on plants either directly or indirectly. So, who will justify this directly or indirectly? Anybody? No one? थोड़ा सा सोचो. हर्बीवोरस कार्निवोरस सुना है? हाँ. सुना है. वेरी गुड. सो क्या होता है? हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं तो वो सिर्फ प्लांट्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके. देन देयर आर कार्निवोरस. अब कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं. बट जैसे सपोज लायन है, लायन इज कार्निवोरस. ओके. एंड लायन फीड्स ऑन डियर, बट डियर हर्बीवोरस है. तो इनडायरेक्टली लायन when consumes deer is indirectly dependent on plants for nutrition, है ना? Because deer की जो requirement है वो तो herbivorous थी, plants ही थी. Okay, so deer was directly dependent on plants, but lion, yes, indirectly dependent on plants because ultimately it is consuming the deer and deer is consuming plants. So this is how the organisms are directly or indirectly dependent on plants. Okay. So all animals, fungi, and some of the bacteria are heterotrophic. Okay. And in heterotrophic also we have different types of heterotrophic nutrition. So there are saprophytic, there are parasitic, or there are holozoic nutrition. ये क्या आ रहा है? ये कौन कर रहा है ऐसा? Okay. Chalo, next is saprophytic nutrition. So what is this saprophytic nutrition? It is the type of nutrition in which the organisms get their food from dead and decaying organisms. Okay, ऐसे organisms जो dead और decaying organisms पे dependent होते हैं, उनको हम बोलते हैं saprophytic. Okay, so whatever food material they are getting outside their body, they'll break it down outside their body and then they will absorb it. So mushrooms, bread mold, there are some bacteria, or you can say animals, may eagles, vulture, all of them are saprophytic organisms. Then we have parasitic organism. So when we say parasitic, it is again the type of nutrition in which the organisms get their food from living organisms. They are dependent on host. Okay, so either they will kill the host or they will not kill the host. If they are killing the host, तो वो predators हो जाएगा. Okay, so parasites when we say they are dependent on host, कोई living organism के ऊपर dependent होते हैं, वो बिल्कुल भी खाना बना नहीं सकते हैं और ना ही ले सकते हैं, तो इसीलिए वो dependent हो जाते हैं कोई host organism के ऊपर. Okay, and the thing is they don't kill the host because वहां से ही उसको nutrition मिल रहा है. So examples are plants में भी है, animals में भी है, cuscuta, orchids, ticks, leaves, leeches, roundworms, tapeworms, ये सारे examples हैं which shows parasitic nutrition. And another one is holozoic. So when we say holozoic, these are the organisms which take the food directly and they digest and absorb it.
Okay, so directly they will take up the food. With the help of enzymes, they will break down the food and simultaneously they will absorb it. So ऐसे organisms हैं amoeba, paramecium, then there are some birds and fishes. Okay, and yes, humans also, because we also digest the food with the help of enzymes. Okay, the next one is nutrition in plants. Okay, यहाँ तक clear है? This was all basic about nutrition. So the next topic that we have is nutrition in plants, जो कि हमको डिटेल में करना है. Plants and animals हम दोनों ही देखेंगे. So when we say nutrition in plants, we are referring to the autotrophic nutrition. Okay, because plants are the only organisms and some bacteria which produce their own food. Okay, so when we say autotrophic nutrition or the nutrition in plants, it is photosynthesis. Okay, photo means light. In the presence of light, the plants are preparing their food. Okay, so photosynthesis is the process by which the plants prepare their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. देखो जब भी आपको अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो आपको ये चारों चीजें ध्यान में रखनी है. That plants prepare their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So all four things you should mention: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Okay, so whatever food is being prepared by the plants, it is a type of carbohydrate, and this carbohydrate is stored in the form of starch. Okay, so जो भी food, जो भी complex food plants बनाएंगे, वो store होगा उनकी body में in the form of starch. Okay, बाद में याद रखना ये starch को, फिर बाद में मैं एक difference question पूछूंगी जब हम animals का nutrition कर लेंगे तब. Okay, and what is important is that oxygen is released in this process. Okay, so यही वो oxygen है जिसको हम अंदर inhale करते हैं. Okay, and whatever CO2 that we are giving out, plants will take up this CO2 along with water. Water is present in the atmosphere. Okay, then sunlight and chlorophyll, which is present in the plant itself, it is present in the leaves. We will also be seeing that in detail. So through this requirements, the plants will produce their food. So यहाँ पे ये simple equation है photosynthesis की जो आपको याद रखनी है. We have 6 molecules of CO2 with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6. This is a carbohydrate. This is glucose. C6H12O6 is prepared. 6 water molecules are released and 6 oxygen molecules are released. Okay, so you should again thoroughly remember this equation for photosynthesis. Now, what are the processes or what are the steps involved with photosynthesis? Let us see. This photosynthesis, it takes place in 3 main steps. Okay, so the first step is absorption of light energy by chlorophyll. देखो sunlight जो होती है, so ऐसा नहीं है कि पूरा प्लांट सनलाइट को ले लेगा और सनलाइट को लेके अपना फूड बनाएगा. नो, देयर आर स्पेसिफिक cells. Okay, they have a pigment. These cells, they have a pigment called chlorophyll. Now this chlorophyll is the main thing required for photosynthesis. Chlorophyll is taking up the sunlight, it is absorbing the rays of the sun, and then second step is what it is doing, it is converting the light energy, that means sunlight, into chemical energy, that means carbohydrate. So it is converting the light energy into chemical energy and splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. Okay, and then
The third step is reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrates. Okay, so ये जो carbon dioxide है, बाद में इसमें hydrogen molecules will get added and they will form carbohydrates. So ultimately आपको ये जो मिला C6H12O3, this is the last we can say the end product of photosynthesis. That is what we need. We need a carbohydrate. So 3 steps quickly. First is absorption of light energy by the chlorophyll. Second is conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and water. And the last step is reduction of carbon dioxide to form carbohydrates. Clear so far? यहाँ तक clear Yes, है? ma'am. Okay. So this is just the diagrammatic representation for photosynthesis. You can see in the leaves, chlorophyll is present, and with the help of energy, with the help of carbon dioxide and water, glucose is formed and oxygen is released. Okay. So we will see something more about the chlorophylls. These are the green color pigment present in the leaves. Leaves के अंदर in maybe in your higher standards when you continue with biology, so you will see this as a practical demonstration, the presence of chlorophyll. So all the green pigments in the leaves, they contain chlorophyll. Okay, these are the dot-like structures called chloroplast that contains chlorophylls. Okay, cells को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल. Okay, and this is the structure of the leaf. There is this upper epidermis and lower epidermis. अब ये epidermis क्या होता है? This is the covering. So leaf की upper covering and the lower covering. Okay, it is upper and the lower epidermis, and these are the mesophyll cells. There are different cells: mesophyll, palisade, and spongy. So all of this green dot structure that you are seeing, it has chlorophyll. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लीफ के अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं. Okay, so this is how you can see there is this cell. ये आपने देखा होगा plant cell, and in this plant cell you will see that there is this chloroplast, and this chloroplast is having this rod like or the dot like structures, chlorophyll. Okay, इस तरीके से आपको दिखेगा when you take the cross section of the leaf. अगर आप लीफ को ट्रांसवर्सली कट करोगे ना और छोटा सा सेक्शन लोगे तो आपको ये इस तरीके के क्लोरोफिल्स देखने को मिलेंगे. ओके, ये इसका इंटरनल डिवीजन है पूरा क्लोरोफिल का, किस तरीके से ये ऐसे अटैच होते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन. ओके, सो ये ही वो जगह है जो ये ग्रीन कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर जो आपको प्लेस दिख रही है. So this is the place where exactly photosynthesis takes place. Okay, these are the chlorophyll molecules which will capture the sunlight. Okay, so with respect to that, we have one activity mentioned in your book, and that activity is chlorophyll is necessary for photosynthesis. We have to demonstrate, we have to see why chlorophyll is necessary for photosynthesis. So what we are doing is we are taking a leaf, we are taking a potted plant with leaves, any plant you can take up, and you are keeping this plant in a dark room for 3 to 4 days. Okay, so that जितना भी starch है, जितना भी उसने अपना food बनाया हुआ है वो पूरा वो use कर ले रहा है. And then after that you are keeping the same plant in the sunlight for about 6 hours. Now you are plucking the leaf and you are marking the areas. कोई भी आप areas को पूरे leaf में आप mark कर सकते हो, and then you are dipping this leaf in the boiling water for few minutes. Okay, now after this you are immersing it in the alcohol to remove all the fat particles if any. Then after that what you are doing is you have to carefully place this above the beaker in the water bath, and you have to heat till all of the alcohol is evaporated. Okay, and then you have to see the color of the leaf.
and the color of the solution. पूरा green color चला जाएगा, पूरा chlorophyll आपका चला जाएगा. Now then you have to dip the leaf into the dilute solution of iodine for few minutes, and then you have to rinse it out, this leaf. Okay, जितना भी आपका extra iodine solution है उसको आपको rinse कर देना है. Then you have to observe the color of the leaf, and you have to see in the beginning and after that. Okay, so what you will observe is that there will be the presence of starch in various areas of the leaf. जहां जहां पे भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है क्लोरोफिल का, वहां वहां पे आयोडीन सोल्यूशन से ब्लू कलर दिखेगा. सो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. जहां जहां पे भी लीफ का कलर ग्रीन नहीं है, ओके, सो वहां पे स्टार्च विल नॉट बी प्रेजेंट. वो जो कलर होगा वो ब्लूइश नहीं होगा. सो हियर यू कैन सी इट्स गिवन, जहां जहां पे भी ग्रीन कलर था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर. सो दिस इंडिकेट्स दैट क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस होता है. इट इज क्लोरोफिल which is required for photosynthesis, and that is how, because photosynthesis हो रहा है, because food बन रहा है, इसीलिए ही वो starch में convert हुआ है. So that is the main conclusion of this activity, that chlorophyll is necessary for photosynthesis to take place. All right, clear है यहाँ तक? Quickly, yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. The next thing in the same topic we have come across a word called stomata. So what is this stomata? देखते हैं. These are the tiny pores present in the leaves through which gaseous exchange takes place. Okay. So leaf के surface पे आप देखोगे तो छोटे छोटे pores होंगे, and these pores are important because they carry out gaseous exchange in plants. So each stomata, you see, it has a pair of guard cells which controls the opening and closing of stomata. Okay, so यहाँ पे आप फिगर में देखोगे तो there is this green color stomata, और उसके बाजू में आप देखोगे तो bean shaped guard cells हैं. Okay, so ये जो guard cells हैं, देखो नाम ही है guard cells, that means they are supporting the stomata and they are helping the stomata to open and close. Okay, so with respect to the environment, okay, ये guard cells stomata को help करेंगे gaseous exchange में. Okay, so जिस दिन मान लो sunlight ज़्यादा available नहीं है, या फिर अगर हम desert plants की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, पानी ज़्यादा available नहीं होता है. Okay, so ऐसे में अगर स्टोमेटा बिल्कुल खुला रहेगा तो प्लांट बहुत जल्दी सूख जाएगा, जो कि होने नहीं देना है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, गार्ड सेल्स स्टोमेटा को क्लोज ही रहने देगा. है समझ में? सो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, द गार्ड सेल्स विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके, सो किस तरह से होगा गेशियस एक्सचेंज देख लेते हैं. सी, व्हेन द वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स, जब भी वाटर एंटर करेगा, ये जो सेकेंड वाला साइड में जो फिगर है, वी विल सी इट इन द इलैबोरेटिव इमेज आल्सो. सो सी व्हाट विल हैपन व्हेनेवर द वाटर विल एंटर द गार्ड सेल, जब भी पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो इट विल स्वेल अप. ओके, सो वंस द गार्ड सेल्स विल स्वेल अप, द पोर्स ऑफ द स्टोमेटा विल ओपन, और जैसे ही the guard cells will lose the water, the pores will close and the stomata will shrink. So this is how it is helping in transpiration, it is helping in gaseous exchange. Okay, so you can see how this stomata is helping in transpiration and exchange in plants. Okay, this is the epidermis, surface of the epidermis, and on the surface of the epidermis we have this stomata, and when the water content is high, when the water vapor is high, so stomata will open up and the water will go out. Okay, and when the CO2 content is high in the atmosphere, again
the stomata will open up and it will go inside the leaf where the CO2 content is low. Okay, so it depends upon the water and the CO2 conditions. High to low, it will regulate the movement or facilitate gaseous exchange. Clear hai stomata ka function? You can see over here how this diffusion takes place, how the water enters and exits out of the stomata. Yes, ma'am. And then we have another activity which indicates that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, so again, same thing. You have to take two healthy potted plants, almost of the same size, and you have to keep them in the dark room for 3 days. Now you have to place each of these plants on a separate glass plate, and you have to put a watch glass which contains potassium hydroxide. Now this potassium hydroxide, why it is kept? Because it is important to important in the absorption of CO2. Carbon dioxide को absorb करने के लिए we are keeping potassium hydroxide. Now what you have to do is in the next step you have to cover both the plants with the bell jars. ये जो ऊपर आपको ऐसे round दिख रहा है ना, this is the bell jars. You have to cover this plant with the bell jars and on the bottom surface here you can put some vaseline so that it is sealed. कहीं से भी air आ जा रहा नहीं है. Okay, seal करने के लिए, air tight करने के लिए vaseline लगा दिया. Now you have to keep the plants in sunlight for about 2 hours. Then same thing again, you have to pluck the leaf from each of the plant and then you have to check for the presence of starch. जो आपने ऊपर iodine solution डाल के check किया, वही same चीज आपको check करनी है. And then you have to record your observation whether both the leaves show the presence of same amount of starch or not. Okay, so what you can say is A या B, किसमें ज्यादा स्टार्च मिलेगा, A में या B में? B में. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें है? A में. सो देन क्या होगा? A में होना चाहिए ना अब्जॉर्प्शन के लिए. ओके, सो दिस इज जस्ट आई थिंक फिगर में आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, इसीलिए you might have got confused, but actually it should be with the watch glass that is containing potassium hydroxide. Okay, so जहाँ पे absorption होगा CO2 का वहाँ पे ही photosynthesis ज़्यादा होगा. Okay, clear so far? मैम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो फिर प्लांट को कैसे मिलेगा? No, see, it is there na, it is related with this. Okay, so that is why it is facilitating, उसको बढ़ा रहा है ना, photosynthesis को बढ़ा रहा है वो. Okay, you are saying कि अगर इसमें जा रहा है. Yes ma'am. Okay, fine, yeah. So in that condition, see, यहाँ पे it is being utilized by the plants and here it is being taken up. Okay, अगर यही चीज हम अंदर डालते तो फिर this would have been grown better. Okay, but what we are doing is हमने अंदर नहीं डाला है, हमने सिर्फ बाहर रख दिया है. So that is why यहाँ पे जा रहा है and इसका जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है. ओके, सो इफ यू आर एडिंग इट इनसाइड देन इसमें ज्यादा होगा, बट इफ यू आर कीपिंग इट आउटसाइड ओनली सो देन दिस विल हैव रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट मैम वापस समझो ना. हाँ देखो, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब CO2. ठीक है, CO2 को लेने में इंपॉर्टेंट है वो. सो अगर आप ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लांट के अंदर डालते हो, ओके, तो इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से रहेगा. बट यहाँ पे हमने वॉच ग्लास में बाहर रखा हुआ है. ओके, दैट मीन्स अंदर नहीं जा रहा है, पूरा इसमें जा रहा है, वॉच ग्लास में जा रहा है. ओके,
सो इन दैट केस जितना भी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर से वो इस प्लांट को मिल रहा है, सो दिस इज ग्रोइंग, फोटोसिंथेसिस इसमें ज्यादा होगा। बट अगर ये सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर प्लांट के अंदर ऐड किया हुआ होता तो इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हमने देखा न्यूट्रिशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स। आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ओनली, ओके। So you should know the requirements, you should know the basic structure, how chlorophylls, sunlight are important for the plant to make their food, okay. Now second is nutrition in animals, that is also called as heterotropic nutrition, okay. So first one we have is nutrition in amoeba. Now amoeba, it is a unicellular animal. मैंने बताया था एक ही cell will perform all the body functions. Okay, there's one type of cell and one cell is enough to perform all the body functions. So in amoeba, the food is captured by a finger-like projection called as pseudopodia. Now this pseudopodia, it is, I'll tell you what it is, I'll break down. Pseudo means false, okay. Podia means legs, okay. So the pseudopodia, these are the false legs. यहाँ पे आप देखोगे तो बी में बी वाले इमेज में आप देखोगे तो there is this pseudopodia. So body structure ही क्या करेगा, it will get converted into pseudopodia. एक part of body, एक end of body will get converted into pseudopodia. It will form a false leg and it will take up the food. Food को capture करेगा. Now this food is then sent inside the body of the amoeba. So they will form a food vacuole. एक bag जैसा structure बनाएगा. Vacuole is a bag-like structure. So this food is then propelled, it then goes into a bag-like structure called as food vacuole, and this food vacuole, this bag-like structure will contain the enzymes which will digest the food and absorb it, okay. So again, whatever food is digested and absorbed, there will be some part of the food which remains undigested, and then it is sent back into the environment through the surface of the cell, to the body surface only, okay. So these are the 4 steps A, B, C and D, which indicates a process of nutrition in amoeba. A food particle is captured through the food pseudopodia. They'll form a food vacuole. This food vacuole will secrete the enzymes to digest the food. The food is absorbed once it is broken down. जब भी हम बोलते हैं digestion ना, तो food is broken down into simple units. So after it is broken down into simple units, it will be absorbed by the cells, and the remaining undigested food, it will go out into the atmosphere. It will be excreted out. Okay, so this is how the digestion in amoeba will take place. Okay, all you have to remember is this figure and its markings. Clear है यहाँ तक? So should we move to our next topic, which is nutrition in animals? Yes? Yes, ma'am. Okay. कुछ भी doubts हो यहाँ तक तो please feel free to ask. Okay. So we have nutrition in human beings. Now this is bit complicated, but yes, very interesting to know how actually क्या होता है जब हम food खाते हैं तो exactly क्या होता है body के अंदर. Okay. So see, हो तो रहा है पूरा process, खुद ही हो रहा है. Okay. But it becomes very interesting to know how this thing happens.
जो भी फूड हमने खाया, so how this food is broken down and how this food is absorbed into the body and how it gives us energy to carry out various functions in the body. So let us discuss this process in detail. Now this nutrition in human beings, it takes place in the digestive system. Okay. So when we say digestive system, it consists of the alimentary canal. Okay. And there are glands which produces enzymes which break down the food into smaller molecules. Okay. So जब हम digestive system की बात करते हैं तो पहली चीज, it has the alimentary canal. It has mouth, alimentary canal. Mouth is a part of the alimentary canal. So alimentary canal, and then there are certain organs which are producing the enzymes. There are certain glands which are producing the enzymes. Now, can anybody tell me what are these enzymes quickly? You might have learned in chemistry also. Ma'am, we have to name the enzyme. No, just a definition of enzyme. Ma'am, biocatalyst which break down food into simpler substances. Okay, so these are the biocatalyst. जब भी हम बोलते हैं catalyst, that means they are speeding up the process. Okay, so these are the biocatalyst. Bio is with respect to living organisms. So we are talking about these enzymes which are functional in the living organisms and they are important for breaking down the food. Food को smaller molecules में ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो जैसे हमने बोला बायो कैटलिस्ट है, तो बायो कैटलिस्ट का मतलब ये है कि अगर ये नहीं होंगे तो फूड को ब्रेक डाउन होने में सालों साल लग जाएंगे. बट लकीली वी हैव दिस एंजाइम्स, सो दैट इज व्हाई द entire process is taking place in within couple of minutes or just in an hour or so. Okay, the moment you consume food and quickly the enzymes will take up their part. जैसे ही आप खाना खाते हो एंजाइम्स अपना काम करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द डाइजेशन इज it is the presence of alimentary canal and the glands that are producing the enzymes. So what digestion will take place, what digestion will do, or what is this digestion? It is the breakdown of complex food into simple absorbable units. Breakdown of complex food into simple absorbable units. Okay, so let us see what are the main organs of the digestive system. See, if you can remember in the beginning of the lecture, मैंने आपको बताया था पूरा हायरार्की. सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, ओके, एंड देन ऑर्गेनिज्म. सो अब हम ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं. सो दिस सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लेट अस सी. माउथ, देन देयर इज अ पाइप, ओके, फूड पाइप, which is also called as esophagus. Then we have stomach, then small intestine, large intestine and anus. Okay, so this order you should remember. जैसे ही आप food लोगे तो you will take the food with the help of mouth, then through the mouth the food passes into the food pipe called as esophagus. From the esophagus it goes into the stomach. Stomach जो होता है वो temporary storage organ होता है, कुछ समय के लिए ही food को store करता है. Okay, then small intestine, it is the main digestive organ which facilitates the breakdown of all type of food, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो. ओके, ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना. जब भी आप खाना खाते हो तो आपके खाने में क्या होता है? यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट होएगा, प्रोटीन होएगा और फैट होएगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स है. तो ये जो तीनों चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये पूरी की पूरी सिंपल यूनिट में ब्रेक डाउन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जितना भी वाटर है, मैक्सिमम वाटर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर कुछ पार्ट ऐसा रहेगा फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड पार्ट. It will go into the anus for its removal as feces, as stools. Okay, so
These are the main organs concerned with the digestive system. Now there are main glands. Glands are which are producing some enzymes, okay, which secrete something. कुछ भी secrete करता है. So what are these glands? Salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, and intestinal glands. Okay, so salivary glands will produce saliva. Gastric glands will produce gastric juices. Liver will produce bile. Pancreas will produce pancreatic juices. And intestinal glands will produce intestinal juices. Okay. So ये सब secretions मिलके they act on carbohydrate, proteins and fats to bring about their breakdown. Okay? यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Okay, so यहाँ से आप देखोगे पूरा इसी तरीके का order है. You should also remember we will have this figure at the end of this topic, जो कि mostly आपको labeling करने में काम आता है, तो वो भी हम देख लेंगे. Okay, so now see what happens. अब हम पूरे जितने भी हमारे हमने organs देखे हैं, so इन सभी organs में exactly क्या क्या function होता है. ओके ये हम देखेंगे. कुछ कुछ चीजें आपको उसमें थोड़ा सा डिटेल में भी आएंगी. ओके तो फॉर द नॉलेज से आप उसको याद रखो तो अच्छा है. ओके सो लेट अस सी द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ. सो द फूड दैट वी टेक अप, जो भी फूड हम लेते हैं इट इज थ्रू द माउथ. नाउ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग and also the saliva from the salivary glands, this food is broken down into smaller particles. Okay, so जो भी आप खाना खाते हो, so with the help of teeth and saliva, this food is broken down into smaller particles. Now एक चीज हमने यहाँ पे मेंशन की कि salivary glands, it produces saliva. So saliva में ऐसा क्या है जो कि ये फूड को Amylase. Yes, it has the enzyme called salivary amylase. Okay, so ये जो amylase है ना, this converts the starch into sugar. Okay, so अगर कभी किसी ने ऐसा ध्यान दिया हो तो आप जब आप रोटी खाते हो, okay, when you eat this chapati or a roti, उसको बहुत टाइम तक अगर आप चबाओगे ना मुंह में, तो हल्का सा मीठा टेस्ट आने लगेगा. ओके ट्राई करना. बहुत देर तक अगर आप उसको चू करोगे, अच्छे से चू करोगे बहुत देर तक, तो वो हल्का सा स्वीट टेस्ट होगा. सो दिस इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. ओके द कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. सो यहाँ पे और कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होगा. देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नोट इट डाउन. Carbohydrate, proteins and fats. Okay, so mouth में this carbohydrates they are converted into sugars but not simple sugars. अभी भी ये जो starch है ना, this is a complex carbohydrate. Okay, it is a polysaccharide. Starch is a polysaccharide and this polysaccharide is broken down into disaccharide. Okay, अभी भी मोनोसैकेराइड नहीं हुआ है, पूरा completely breakdown नहीं हुआ है कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर. So it is simply the starch that is getting converted into sugar into the disaccharide. Okay, so अभी मैम ये पॉलीसैकेराइड का मीनिंग क्या है? हाँ, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे CHO बॉन्ड्स ज्वाइंट होते हैं एक के साथ एक. ओके दैट इज अ पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड इज योर सिंपल ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हम जिसको बोलते हैं. सो दिस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द सिंपल मोनोसैकेराइड्स, मींस एक ही CHO बॉन्ड रहेगा. ओके
देन अगर दो ऐसे बॉन्ड्स हैं, ओके, जैसे लैक्टोज है, माल्टोज है, तो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। लेकिन बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, जो कि होता है स्टार्च। ओके, तो ये आपका हायर स्टैंडर्ड्स में आपको आएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या दिखता है। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि स्टार्च बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में ब्रेक डाउन हुआ है, कंप्लीटली नॉट सिंप्लीफाइड बट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है माउथ में विद द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ओके, प्रोटीन्स और फैट्स अभी भी कोई असर नहीं है इन पे, ठीक है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे ही एक्ट करते हैं, दे डोंट एक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्लियर? सो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा फिर? दिस फूड विल देन गो इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम्स वगैरह कुछ नहीं रिलीज होते हैं, दिस इज सिंपली द फूड पाइप। सो यहाँ से जो फूड है वो सीधा अंदर चला जाएगा स्टमक में। ओके, सो द नेक्स्ट ऑर्गन दैट वी आर कंसर्न विद इज द स्टमक। सो स्टमक के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, दे विल प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूसेस एंड दिस कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन। ओके, नाउ ये जो एंजाइम है पेप्सिन, इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक का जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस, म्यूकस इज द स्लाइमी सिक्रीशन। सो ये जो दो चीजें हैं, वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनदर वन इज म्यूकस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, और दूसरा जो भी खाने, खाने के साथ कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा इरिटेटिंग चीज हम खा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह, कुछ जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो ये जो जर्म्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ओके, सो इन द स्टमक वी हैव थ्री थिंग्स, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या है? देखो, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो अब यहाँ पे आया प्रोटीन्स, जो कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पे? स्टमक में, नॉट कंप्लीटली बट थोड़ा सा। ओके, देन यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है आपको ऑलरेडी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। देन म्यूकस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज ना हो जाए, तो आपकी जो अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो स्टमक वॉल्स हैं दैट विल बी डैमेज। सो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेट होने से। ओके, जब भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। सो एसिडिटी क्यों होती है? दैट मीन्स ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो गया है बॉडी में, उसी वजह से। ओके, सो अभी आप देखोगे तो जो आपका फूड था, जो कि हमने शुरू किया था माउथ से, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ था शुगर में, देन स्टमक में आते आते प्रोटीन्स थोड़े से ब्रेक डाउन हुए हैं, अभी भी फैट्स को कुछ नहीं हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स थोड़े से ब्रेक डाउन हो गए। देन द नेक्स्ट ऑर्गन concerned is small intestine. Okay, so it is the upper part of the small intestine, duodenum. Okay, duodenum में maximum of the digestion will take place. अब यहाँ पे क्या होगा? पूरा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में, और फैट्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बिल्कुल हमको एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल हमको सिंपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो हियर the food is mixed with bile from the liver. Liver secrete करता है bile juice and pancreatic juice from the pancreas. So bile का function क्या होता है? It breaks down the fat particles into smaller globules. देखो fat है ना, बहुत बड़ा molecule होता है, तो bile क्या करेगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तो बांट देगा, so that उसका digestion easily हो सके. Then pancreatic juice will have the enzyme trypsin and lipase. सो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करना, जो जितना भी स्टमक में हुआ था उससे भी ज्यादा और सिंप्लीफाइड करना
ट्रिप्सिन का काम होता है, और लाइपेस जिनको बाइल ने ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, लाइपेस उसको क्या करेगा, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? यस मैम। Okay, so in the small intestine, the walls of the small intestine will produce intestinal juice. Now this intestinal juice will convert the carbohydrates into glucose. देखो ये आ गया इसका simplified form, carbohydrates into glucose, fats into fatty acids and glycerols, and proteins into amino acids. ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना यहाँ पे, this carbohydrates carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. These are the simplified products of digestion. Okay, then once they are broken down into the simplified products, the walls of the small intestine will have many finger-like projections which are called as villi. So what this villi will do, they will have the blood vessels and they will increase the surface area for absorption of digested food. ये विलाई किस तरीके से दिखेगा, आपको एक छन्नी जैसा दिखेगा, या फिर आप आपके फिंगर्स को ऐसे ओपन कर लोगे ना इस तरह से, वन सेकेंड, आई एम वेरी बैड विद दिस, इट्स लाइक दिस, these small finger like structures. Okay, so यहाँ ये जितने भी इस तरीके के विल्लाए होंगे, ये क्या करेंगे, this will absorb the food, it will help in the absorption of food. जो भी आपके ये जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड्स है, इनके अब्जॉर्प्शन में आपको मदद करेगा विल्ला. Okay, so this digested food is absorbed by the blood and then it is transported to all the cells in the body, and the remaining undigested food, it goes into the large intestine for its removal. अब large intestine में एक ही चीज होगी, that is absorption of water, and the waste material is removed through anus. Water जितना भी है maximum absorb हो जाएगा body में, because of course you can see 70% of our body it is made up of water, so we cannot afford to lose so much of water from the body. That is why water is absorbed in the large intestine, and बाकी का जितना भी waste material है, it goes into the anus for removal. यहाँ तक कोई भी doubts है? No ma'am. Okay, and then we have another activity which indicates the action of saliva on starch. तो क्या यूज करोगे आप इसके अंदर, वो पिछली एक्टिविटी में हमने यूज किया था, कौन सा सोल्यूशन यूज करोगे? आयोडीन सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन यूज करोगे. ओके, सो 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं आपको, ए एंड बी, उसमें 1 ml सलाइवा आप ले लेंगे ए एंड बी में, एंड उसको 20 से 30 मिनट्स जितना आप उसको रख सकते हैं. देन आप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करोगे टेस्ट ट्यूब में, एंड देन यू विल सी द ब्लू कलर. Okay, so this is how it indicates the action of saliva on starch. Okay, blue coloration आपको दिखेगा, which suggests that iodine solution, वैसे मैं आपको बताता हूँ तो येलोइश कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का नहीं होता है, येलोइश कलर का होता है. तो वो जो येलोइश कलर है वो धीरे धीरे ब्लू में चेंज हो जाएगा. So this indicates that salivary amylase is produced, it is present in the saliva. Okay, एंड देन आपको नेक्स्ट ये फिगर है जो कि आपको बहुत बार मार्किंग के लिए पूछा जाता है. ओके, सो ऑल द पार्ट्स यू नीड टू रिमेंबर वेरी थरोली. सी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं इसको, कितने बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है. ओके, तो कोई भी ऐसे 10 पार्ट्स आपको पूछ लिए 5 मार्क्स में, ऐसा भी हो सकता है. तो अच्छे से आपको ये पूरा फिगर याद होना चाहिए. इनफैक्ट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्रॉ करके. ओके, जब आप ड्रॉ करके इसको लेबल करोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं. सो आज ही आप लेक्चर खत्म हो जाए और फिर बाद में शाम को एक घंटा फ्री निकाल के इसको अच्छे से ड्रॉ करके पार्ट्स लेबल करोगे, ऐसा 2 बार कर लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, देन इसी के अंदर एक
टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डेंटल कैरीज. This is just for the information, but these dental caries, they are very common, जिनको हम बोलते हैं टूथ डीके. सो इसमें क्या होता है कि देयर इज ये जो हमारे जो टीथ है ना, तो ये शाइनी सब्सटेंस से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनामल. ओके, इसके बाहर एक कोटिंग होती है डेंटाइन. तो ये जो डेंटल कैरीज हैं ये कैसे होते हैं, सी सपोज इफ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड और शुगरी फूड, तो उससे क्या होता है कि दिस fried or sugary food, it produces acid. It produces a kind of bacteria that produces acid, and this will soften or demineralize the enamel. ये इसको enamel को weak कर देता है, उसमें से जो भी important minerals हैं उसको निकाल देता है. So this creates a kind of sensitivity. Okay, जिसको हम plaques बोलते हैं, dental plaques और sensitivity. ये ऊपर एक परत जमा देता है, and this layering is called as plaque, and this often creates sensitivity. तो जब भी आपको जैसा ठंडा या फिर ऐसा गर्म खाते हो तो एकदम से पेन होने लगता है, so this is the sensitivity. So the best thing to avoid this dental caries is we should brush our teeth properly after the meals. Okay, and otherwise what will happen, अगर ये इसको हमने treat नहीं किया, हमने proper care नहीं किया, तो this will, you know, it will invade, infection बढ़ता जाएगा, and this will cause inflammation, सूजन हो जाएगी. Okay, and even the teeth will decay, पूरे का पूरा सड़ जाएगा. It needs to be then removed off. Okay, so यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर रेस्पिरेशन पे बढ़े. यस मैम. ओके, आई होप कुछ डाउट्स नहीं है, हो तो भी फिर पूछ सकते हो आप आराम से. So respiration, when we say, it is the process by which the food is burned in the cells of the body, and with the help of oxygen, it releases energy. Okay, and this respiration takes place in the mitochondria of the cell. Okay, so जो साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होगा, सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, ये आपने आई थिंक आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स. हम पढ़ेंगे आगे कि उसको पावर हाउस बोलते हैं. सो वहाँ पे ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. नाउ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स. जो भी एनर्जी आपको रिलीज होगी वो क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स. ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस एटीपी from ADP molecules and inorganic phosphate. So ADP एक phosphate इसके पास है. पहले तो देखो ATP क्या होता है. So this ATP is adenosine triphosphate, यानी इसके पास 3 phosphate groups है. Okay, जब ये 3 phosphate groups होते हैं तो it forms a high energy bond. Okay, कैसे बनता है, ADP molecules और inorganic phosphate से. तो adenosine diphosphate, D means diphosphate, और एक और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा, तो दिस विल फॉर्म एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो दिस द एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, ये जो एनर्जी है आपको ऐसे तो दिखेगी नहीं, सो इट इज स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जब जब सेल्स को एनर्जी की नीड होगी, सो दिस एटीपी इज देन ब्रोकन डाउन in the presence of water and form ADP and release energy. देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो पहले ADP के साथ फॉस्फेट जुड़ के ATP बनाएगा, सेल्स में ये एनर्जी बॉन्ड स्टोर हो जाएगा. जब जब सेल्स को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तब ये ATP ब्रेक डाउन होगा और इट विल रिलीज ADP एंड एनर्जी. क्लियर? यस मैम. Okay, so then in the same context we have again 2 types of respiration, aerobic and anaerobic. So जब हम बोलते हैं aerobic respiration, it means in the presence of oxygen, and anaerobic, absence of oxygen. Okay, so let us have a comparison between the two. Very very important, बहुत बार पूछा जाता है, और even आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसके अंदर. So first point itself is
What is aerobic? It is in the presence of oxygen, and anaerobic, it is in the absence of oxygen. Now, aerobic process में आप देखोगे, so because it is producing energy in the presence of oxygen, the energy produced will be more in number. ज़्यादा ATP molecules produce होंगे. और वहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, so it will produce less ATP molecule, less energy will be produced. The end products in aerobic respiration are carbon dioxide, water, and energy. Okay, and here you will see the end products are, see there is an incomplete breakdown of glucose. ये इसमें दोनों में हम ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जो हमारा जो सोर्स है ना उसको हम ग्लूकोज देखेंगे. ओके, सो जो भी हमको ग्लूकोज मिला है, ये जो ग्लूकोज है अगर ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 और वाटर में, तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर ये इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट विल प्रोड्यूस some other organic molecules like lactic acid or ethanol, carbon dioxide and energy. These will be the end products. ठीक है, along with CO2 and water. CO2 कम ही produce होगा, CO2 and energy, there will be lactic acid or ethanol produce. Okay, so if you can see this aerobic respiration, it takes place in most of the organisms, and anaerobic respiration, it takes place in the muscle cells. Okay, and in yeast. मसल सेल्स, देखो जब भी आप कभी ऐसा होगा कि जब आप बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो मसल्स को क्या होता है, दे रिक्वायर क्विक ऑक्सीजन. सो उस केस में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. इसीलिए यू नो कभी कभी देयर इज अ स्पैज्म इन द मसल, सडन कॉन्ट्रैक्शन. सो विथ रिस्पेक्ट टू मोर एक्सरसाइज इट हैपन्स कि वहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. अनएरोबिक रेस्पिरेशन रहता है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन glucose is converted into pyruvate. You can see over here in the equation, glucose is converted into pyruvate and the site is cytoplasm. Okay, then in the presence of oxygen, this pyruvate, it gets converted into carbon dioxide, water and energy, and the site is mitochondria. ओके, सो दिस इज कॉमन स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट से. पायरुवेट बाद में डिसाइड करता है सेल की नीड के ऊपर कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा. सो अगर वो एरोबिक में जाता है तो इट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अगर वो अनएरोबिक में जाता है तो इट विल टेक प्लेस इन द मसल सेल एंड इन द ईस्ट. ओके, Yes. yeah, so what you have to see is that these two equations, this is clear. Glucose is converted into pyruvate, pyruvate is converted into CO2 and water and energy. That is in aerobic respiration. In anaerobic respiration, glucose is converted into pyruvate, and if it is in the muscle cells, it produces lactic acid and energy. And if this pyruvate is taking place in the yeast cells, it produces ethanol or ethyl alcohol, one and the same thing, ethanol, CO2 and energy. So ये जो process है ना, this process is also called as fermentation. In the absence of oxygen, when ethanol is produced, it is also called as fermentation. Clear so far? Yes. Okay, so अभी मुझे एक फटाफट से एक डिफरेंस बता दो और आंसर दे दो इसका. ये फर्मेंटेशन आपको और कहाँ देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में? क्विकली सबको पता होगा. एक कॉमन एग्जांपल फर्मेंटेशन का जल्दी से. Yes, it is in bread, then in curd. दही खाते हो ना? Yes, ma'am. Yes, then it is in also in idli and dosa.
सो आपने देखा होगा वो जो बैटर होता है ना, उसको हम पूरा कवर करके एक बंद जगह में रख देते हैं. ओके, सो मैम दैट, ढोकला और हांडवा में भी ऐसा ही होता है. yes, it is in dokla, handwa, and then idli, dosa batter, bread है, कर्ड है. ओके, सो ये सारे जो है ना, ये डे टू डे एग्जांपल्स हैं ऑफ फर्मेंटेशन. इवन दिस वाइन्स, all the alcoholic drinks they are also manufactured through fermentation. Okay, so the main product is ethanol, CO2 and सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी एरोबिक में, बट अनएरोबिक में आप देखोगे तो एनर्जी कम होगी. ठीक है, सो इस तरह से इसको समअप किया हुआ है पूरा इक्वेशन को. आपको अच्छे से याद रखना है बिल्कुल इक्वेशन को. ये कॉमन स्टेप है. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 और वाटर में, और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो मसल सेल्स या ईस्ट रहेगा, जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. सो व्हेन यू सी दिस respiration in humans, now we have to first learn the respiratory system. क्या क्या आता है हमारे respiratory system में. So it consists of nostrils, nasal cavity जिसको हम बोलेंगे. So we have a pair of nostrils, जहाँ से air अंदर जाएगी, it passes through the nasal cavity, it goes into the pharynx. Okay, ये pharynx जो है ना, बिल्कुल food pipe के बाजू में ही होगा. Okay, एयर अंदर जाएगी तो फेरिंग्स, फूड अंदर जाएगा तो इसोफेगस. ठीक है, देन यू हैव लेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. देन इट इज दिस लेरिंग्स, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैकिया. ठीक है, स्मॉल स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया आर अगेन टर्मिनेटेड इनटू ब्रोंकाई. ओके, दो अगर सिंगल सिंगल है तो ब्रोंकस बोलेंगे, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, और दोनों बोल रहे हैं तो ब्रोंकाई. फिर ब्रोंकाई फर्दर एक ये ऐसे पेड़ की तरह है. ठीक है, तो ये ऐसे पेड़ कैसे रूट आई, फिर रूट से ब्रांचेस आई, फिर और छोटी छोटी ब्रांचेस आई, फिर लीव्स आई, इस तरह से आपको इमेजिन करना है. सो फिर ये ब्रोंकाई वापस और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा. यहाँ पे आप देखोगे ना ये. सो दिस इज ब्रोंक्यूल्स. देन all these are located inside the lungs, and then this is the diaphragm. ये जो रीजन दिख रहा है आपको ब्लैक बॉर्डर में, दिस इज द diaphragm. Okay, so these are the parts of the respiratory system. Then we have to see how do we breathe. Okay, so air will enter through the nostrils, through the pair of nostrils present in the nose. Now there are hairs and mucus that traps the dust particles. Okay, so normally क्या होता है कि बहुत सारे germs होते हैं, बहुत सारी dust होती है, लेकिन we do not sneeze, we do not fall ill. So it is because there are hairs and mucus that will take care of all the dust particles. It won't allow the dust particles to enter into the respiratory passage and cause प्रॉब्लम्स. ओके, सो दोज पीपल ना, बहुत लोगों को एलर्जी होती है डस्ट की या फिर किसी पोलेंस की, फ्रेगनेंस की. तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो जो भी एलर्जेंस हैं वो आपके अंदर तक जाते हैं, अगर लंग्स तक जाते हैं तो देन दे प्रोड्यूस एलर्जी. ओके, so that is why this hairs and mucus, it gives us protection against the dust and germ particles. Then what will happen next is the air will go through the pharynx. It will go through the larynx, trachea, bronchi, and finally it will enter into the lungs. Okay, now this trachea, it has the presence of ring like structure. यहाँ पे आप देखोगे ना, छोटा छोटा सा एकदम ऐसे लाइन जैसा आपको दिख रहा है ना, that is a ring like structure. So now these rings are made up of cartilage. Cartilage is soft bones. So this prevents the respiratory system from collapsing. Okay, जब भी देखो एयर होगी तो वो एज सच स्ट्रेच्ड रहेगा, लेकिन जब एयर नहीं होगी तो ये जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए. ओके, पूरा कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए, उस वजह से वी हैव दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ओके, देन वी हैव ब्रोंकाई.
So these bronchi are divided into tube-like structure called bronchioles, and these bronchioles, they terminate into very tiny sacs, bag-like structure. ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे-छोटे bag-like structure. These are called as alveoli. So these alveoli are the structural and functional unit of respiration. Structural and functional unit of respiration. So these alveoli, they are rich in blood vessels and they facilitate the exchange of gases. Okay, these alveoli will help to increase the surface area which is required for gaseous exchange. So the next step that we have is mechanism of breathing. इसमें क्या होता है कि see, when we breathe air, two processes are there, inspiration and expiration. Inspiration is when you are taking the air in, and expiration is when you are moving the air out. अब खाली air in out नहीं हो रहा है, there are gaseous exchanges which is taking place. So क्या अंदर लोगे आप? What you will take inside? कौन सा गैस लोगे? Ma'am, when taking inside? Yes. Oxygen. Oxygen, ma'am. Yes, oxygen from the atmosphere, you will take up the oxygen. Then कुछ amount of CO2 is produced in your body because your cells are doing all the functions. अभी हमने देखा न्यूट्रिशन और ये सब हमने लाइफ प्रोसेस देखे. तो जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम बाहर एक्सपेल आउट कर देंगे इनटू द एटमॉस्फेयर, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स ले लेंगे. ओके, so we are taking in oxygen and when we are expelling out carbon dioxide. So let us see how this takes place, inspiration and expiration. When we breathe air, the muscles of the diaphragm will contract. ये जो diaphragm आपने देखा था ना ऊपर वाले structure में, this one, the diaphragm muscles will contract. Okay, so when we are breathing in the air, the muscles of the diaphragm will contract. It will move downwards. नीचे की ओर आएगा. The chest cavity will expand. Okay, and the air will enter into the lungs. देखो बाहर air में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में. सो बाहर से अंदर की ओर आएगा. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा. चेंजेस आपको याद रखने हैं. फर्स्ट, diaphragm will contract, it will move downwards, the chest cavity will expand, so air will enter in the lungs. Okay, that is inspiration. Second is when we are breathing out the air, the muscles of the diaphragm will relax. पहले contraction हुआ था, अब relaxation होगा. So the diaphragm will move upwards. The chest cavity जो पहले expand हुई थी अब contract हो जाएगी और air will go out from the lungs. Again, CO2 का concentration अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा. हाई concentration to low concentration. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे expiration. So together these two activities are called as inspiration and expiration. Clear so far? Yes, ma'am. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ओके, सो आपको चेंजेस खाली याद रखने हैं. क्या क्या चेंजेस होते हैं जब आप एयर अंदर लोगे और जब आप एयर बाहर छोड़ोगे. ओके, सो एक चीज अगर आप ध्यान में रखते हो कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, दूसरा डायफ्राम में क्या चेंजेस आते, विल बी एबल टू राइट आउट द लॉन्ग आंसर फॉर दिस. ओके, और ये थोड़ा सा एटीपी के बारे में जान लेते हैं. सो दिस इज the energy currency for most of the cellular processes. Okay, and then this ATP, it is used in the cells. किन किन जगहों पे आप एनर्जी यूज कर सकते हो? फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड ऑल अदर एक्टिविटीज. जो भी एक्टिविटीज जहां से हमको एनर्जी मिलता है, सो दैट इज थ्रू द ATP. ओके, एंड देन देर आर सम कॉर्नर क्वेश्चंस आल्सो. ओके, टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई बहुत सारा टेक्स्ट होता है ना जहाँ से हमको कॉर्नर क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो ये ऐसा थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने निकाला है आपके लिए जिसमें आपको कॉर्नर क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो देखो जस्ट इसको हम रीड कर लेंगे फटाफट से. एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड
different organs for the uptake. Just a second. Just okay. So moving to this corner questions. These animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of carbon dioxide produced. So जब आप terrestrial animals को देखोगे, terrestrial is the animals that are living on land. So they can breathe the oxygen from the atmosphere. But what about the animals that live in water? उनको क्या होता है? They have to use the dissolved oxygen from the water. Okay. So ये जो dissolved oxygen है ना, the amount of dissolved oxygen, it is low as compared to the amount of oxygen which is present in the air. Okay. So this is the reason the rate of breathing in aquatic animals is much faster as compared to the terrestrial organisms. Okay. So say for example, अगर हम aquatic animals में fishes को देख लें, so what they will do, they will take the water through their mouth. They will force this water into the gills. Gills are the main organs for respiration in fishes. Okay. So these gills will take up the dissolved oxygen by the blood. Okay. So ये आपके पास corner questions में आ सकता है. Okay. How do fishes take up water? Okay. Or how do they take up, not water, how do they take up the dissolved oxygen? Okay. Or how gaseous exchange takes place in fishes. Okay. Yes, ma'am. And for us, we already know, we have already discussed, we have alveoli. So the surface of the alveoli is very fine and delicate, and it is very small so that it can increase the surface area for respiration. जैसे villi था ना food के लिए, वैसे ही alveoli है to increase the surface area and promote exchange of gases. Okay, and this is again we have one more thing which is important, and that is hemoglobin. Okay, so what is this hemoglobin? Respiratory pigment. Yes, very good. जैसे plants में था ना chlorophyll, photosynthetic pigment, तो वैसे ही हमारे में है hemoglobin. And this hemoglobin, what it does, it is a red colored pigment and it combines with oxygen. Okay, so once this hemoglobin combines with oxygen, it increases the affinity. Oxygen के uptake को बढ़ा देता है. Okay, so that is how we have a fast exchange of oxygen in the body, तुरंत ही. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे ब्रेन सेल्स हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो तुरंत दे विल डाई आउट. ओके, इट विल बी वेरी फेटल, इवन द पर्सन कैन डाई. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज को प्रमोट करता है, बढ़ाता है. ओके, Yes. so with this we will wind up for today. जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, सो कुछ डाउट्स हैं अभी तक? No, ma'am. ओके, अदरवाइज ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है या फिर कुछ पूछना है, कुछ कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आप पूछ सकते हैं. आज तक जितना भी पढ़ाया है एक बार उसको अच्छे से रीड कर लेना, बिल्कुल लाइन टू लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. और कोई चीज़ जो नहीं समझ में आती है या कुछ रह गया है तो आप आराम से पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है? Yes. ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ. Bye, ma'am.